Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डेरिवेशन करनी है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। दो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस को हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से जंप करता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और जहाँ पर वो जंप करता है ऊपर हाई एनर्जी लेवल की तरफ उसको एक्साइटेड ऑर्बिट बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं कि जो प्रीवियस हम लोगों ने एनर्जी की डेरिवेशन निकाली थी वो क्या निकली थी कि एनर्जी इज इक्वल टू एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग जो बोहर्स की एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला था कि डेल्टा E इज इक्वल टू हमारे पास होता है E2 माइनस E1। E2 हमारे पास क्या है कि एटम है, ये हमारे पास पहला शेल है, इसकी एनर्जी E1 है। ये हमारे पास सेकंड शेल है तो इसकी एनर्जी E2 है। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यानी कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या करना है, जंप करना है। E1 से E2 में जंप करना है, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, जंप करने के लिए, यानी कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लोग बाहर वाले शेल की जो एनर्जी होती है वो हायर होती है, जो न्यूक्लियस के करीब होता है उसकी एनर्जी लोअर होती है, इसलिए हमने E2 माइनस E1 किया है, ज़्यादा में से कम को निकाला है। तो हमारे पास एनर्जी की क्या इक्वेशन थी, एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर, अब हमारे पास ये नंबर ऑफ शेल है ना एन, तो यहाँ हमने हायर स्टेट 2 लिखना है, तो इसलिए मैं N2 लिख दूंगी, यानी कि एक्साइटेड स्टेट वाला ऑर्बिट का नंबर E2 माइनस, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं E1 में एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1, तो मैं यहाँ पर N1 लिख दूंगी। ठीक, अब इस इक्वेशन में देखें कि हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू होती थी वो माइनस में होती थी, ठीक है ना, तो ये माइनस है, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरे ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो भी माइनस में है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं माइनस लिखना भूल गई थी, सॉरी। तो माइनस उसकी वैल्यू माइनस करना है हमने सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसकी, यहाँ पर डेरिवेशन लिखी। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 का स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये माइनस वाली वैल्यू है और ये प्लस वाली वैल्यू है, मैं इसको इधर लिखूंगी और इसको इधर लिखूंगी, ठीक है, सिर्फ माइनस को एडजस्ट करने के लिए। बस मैंने इस पूरी टर्म को उठा के इधर लिख देना है और इस पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर देना है, और कुछ भी नहीं है। एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस माइनस के साथ है ये वाली फर्स्ट वाली टर्म जो है, तो एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर N2 स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन है उसको निकाल ले। कॉमन क्या कुछ है हमारे पास, एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर, अंदर रह गया हमारे पास 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बन गई। अगर हमारे पास क्या हो, Z इज इक्वल टू 1 हो, क्योंकि हम हाइड्रोजन से डील कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगा, एम
E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ये किस चीज़ के इक्वल आ रहा था? इसकी वैल्यू निकल रही थी हमारे पास 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा हमारे पास? डेल्टा E इज इक्वल टू बन जाता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि n1 में की जो भी एनर्जी है उसको माइनस कर सकते हैं 12 में से। ये वैल्यूज यहाँ पर 1 की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पर जो भी मतलब कि जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर उसका नंबर पुट होगा और जो हायर स्टेट है यहाँ पर उसका पुट होगा। जिन दो लेवल्स के दरमियान आपने एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना, तो उनका नंबर पुट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड स्टेट मेरे पास 1 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखूंगी और वो इलेक्ट्रॉन जंप किस पे कर रहा है? सेकंड शेल में जंप कर रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 स्क्वायर पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस निकल आएगा। डेरिवेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब हमने फ्रिक्वेंसी डिराइव करनी है ऑर्बिट की में मौजूद इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो उसके लिए हम लोग जो प्लैंक्स के इक्वेशन है क्या होता है हमारे पास? डेल्टा ई। ठीक है, प्लैंक्स की इक्वेशन हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अब हमारे पास पीछे अभी जो वैल्यू निकली है डेल्टा ई की, वो क्या निकली थी? डेल्टा ई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जब z को इक्वल करते थे किसके? 1 के, तो हमारे पास क्या हो जाता था? जो कांस्टेंट था वो बन जाता था me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, z क्योंकि 1 के इक्वल किया तो z यहाँ से ख़त्म हो गया और इसकी वैल्यू आती थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है ना, ये वैल्यू आती थी। तो हम लोग कहते थे कि डेल्टा ई, इस वैल्यू को हमने इस जगह पे क्या कर दिया? पुट कर दिया। डेल्टा ई इज इक्वल टू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू है। तो हम कह सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है? ये जेड स्क्वायर me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू हम लोगों ने 1 कर दिया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर z आप लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि z हम इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन के साथ डीलिंग हो रही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, h जो है वो क्रॉस होके यहाँ पर आ जाएगा, तो इस जानिब हमारे पास h³ हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा? me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। फ्रिक्वेंसी हमारे पास किस में फाइंड आउट की जाती है? हर्ट्ज में फाइंड आउट की जाती है, या हम लोग कहते हैं साइकिल्स पर सेकेंड। ये दोनों इसकी क्या है? यूनिट्स है, दोनों में से कोई भी एक लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी डेरिवेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। अब हम लोग मूव करते हैं वेव नंबर की डेरिवेशन की जानिब। जी, डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हम लोगों ने करनी है। हम लोगों ने वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर क्या होता है हमारे पास?
कि एक यूनिट एरिया में कितनी वेव्स बन रही हैं। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर इस टाइम जो है ये 2 वेव्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक वेव और इन दोनों को, तो हमारे पास ये 2 वेव्स बन रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको वेव नंबर बोलेंगे। हमारे पास वेव नंबर का और वेव लेंथ का आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है c/λ। ठीक, और वेव नंबर, ये वेव नंबर फ्रीक्वेंसी न्यू के ऊपर बार डालें तो ये वेव नंबर है, ये होती है इक्वल 1/λ। 1/λ। ठीक है ना, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, जितना ज्यादा वेव नंबर होगा उतना कम हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ होगी। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो क्या बन जाएगी हमारे पास वेव नंबर, ये क्या है 1/λ। 1/λ की जगह मैं यहाँ पर क्या डाल दूं, वेव नंबर, सॉरी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c/λ, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ। हमारे पास दोनों का फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है एनर्जी ज़्यादा होना। जब किसी वेव की एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट ही होगी, तभी वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है हमारे पास कि पर यूनिट एरिया में कितनी वेव्स बन रही हैं। ठीक है, अगर छोटी वेव्स बनेगी पर यूनिट एरिया में तो उसका वेव नंबर ज़्यादा होगा। छोटी वेव्स मतलब उसकी वेवलेंथ कम होगी, तो वेवलेंथ कम होगी तो वेव नंबर ज़्यादा होगा। अब हम ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/λ 1। ठीक है, तो 1/λ की जगह पे मैंने डाल दिया वेव नंबर और आगे मैंने क्या डाल दिया c। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप बना, c वेव नंबर। तो हम इसको जनरली अगर समझे तो हमें नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेव नंबर भी उतना ज्यादा होगा। मीन छोटी छोटी वेव्स बनेंगी तभी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं कहती हूँ कि c इंटू वेव नंबर इज इक्वल टू, पीछे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की क्या ड्राइव की है, इक्वेशन ड्राइव की है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन जो अभी हमने पीछे ड्राइव किया वो है हमारे पास Z²E4m/8ε0² ठीक है, इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने वेव नंबर फाइंड आउट करना है इस डेरिवेशन में, तो ये हमारे पास जो c का फैक्टर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा Z²E4m/8ε0² h³ c 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास पूरी एक कांस्टेंट टर्म है। z इज इक्वल टू 1 हम लोग पुट करेंगे क्योंकि हम हाइड्रोजन के साथ डील कर रहे हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकलती है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, हमारे पास वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, ये देखें वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ है ना, तो 1/λ क्या होता है, वेव लेंथ है, मीटर में मापी जाती है, तो मतलब पर मीटर हमारे पास क्या है, वेव नंबर की यूनिट निकल रही है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू निकली है, इसको हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है,
तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई है और ये आगे वही चीज़ हमारे पास नीचे उतर गई है। तो फाइनल हमारे पास वेव नंबर की क्या आया, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी फाइनल डेरिवेशन आई है। ठीक। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.